गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी और फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। यानी कि आपने क्लास 12th के अंदर ज्योग्राफी बेसिकली क्या होती है। ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि हम बेसिकली ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है भूगोल। तो भूगोल यानी कि पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी के बारे में स्टडी जो है हम करते हैं, उसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं फिजिकल फिनोमिना, यानी कि जितनी भी चीज़ें अर्थ के ऊपर नेचर ने बनाई हैं दैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, और जो चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं इट्स कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली हम इसके अंदर दो चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे आपने क्लास 11th के अंदर बेसिकली क्या पढ़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी, जो सारी चीज़ें नेचर ने बनाई हैं जैसे प्लेन्स, प्लेट्यू, वैलीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फिनोमिना। तो ज्योग्राफी के अंदर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी, और क्लास 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है जिसको हम बोलते हैं मानव भूगोल, मानव भूगोल, ये होता क्या है। तो बेसिकली मानव भूगोल इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मानव का भूगोल। मानव का भूगोल कैसा है, आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर एक तो नेचर ने जितने भी फिनोमिना बनाए हैं, कॉन्टिनेंट हो गया, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ये नेचर ने बनाए हैं। इसके ऊपर एक इंसान भी रहते हैं। अब इंसान रहते हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बनाया है। तो वो सारी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं और जो जितनी भी एक्टिविटी इंसान करता है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ठीक बात है। अब आप सभी को पता है कि हमारी जो ज्योग्राफी है इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। एज देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज यू नो ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंटीग्रेटिव, इम्पीरिकल एंड प्रैक्टिकल। हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना इंटीग्रेटिव है। इंटीग्रेटिव क्या होता है, एकीकृत। यानी कि हमारे एक ही सब्जेक्ट में हम कई सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। इसमें एकीकृत की हुई हैं चीज़ें अपने आप में सारी, यानी कि कलेक्टिव। जैसे हम इसके अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल, सॉइल, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारी चीज़ें यानी कि अपने आप में कई चीज़ों को, कई विषयों को आपस में समाये हुए हैं ये अकेली एक विषय जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। तो ह्यूमन जो ज्योग्राफी है वो जो है रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एक तो नेचर ने चीज़ें बनाई है और एक इंसान है, और हमारा अर्थ के साथ क्या रिलेशन है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, यानी कि मानव भूगोल के अंदर। ठीक बात है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है एक तो इंटीग्रेटिव है, एक इम्पीरिकल है। इम्पीरिकल क्या होता है, इम्पीरिकल होता है हम चीज़ों को पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद में उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो इम्पीरिकल होता है प्रयोग सिद्ध। तो प्रयोग सिद्ध जो होता है हम पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद में इन चीज़ों को सिद्ध करते हैं, तो ये होता है इम्पीरिकल। एंड प्रैक्टिकल, आप सभी को पता है कि हम जब तक किसी चीज़ों का प्रैक्टिकल नहीं कर लेते ज्योग्राफी के अंदर उन चीज़ों को हम पढ़ते नहीं हैं। तो ज्योग्राफी इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो ज्योग्राफी हैव थ्री कंपोनेंट्स, देयर आर इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है। अब ज्योग्राफी के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको सीधे सीधे जो है ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे आपने 11th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, उसको हम पढ़ते हैं। जैसे डू यू रिलाई दैट द आर कंप्राइज टू मेजर कंपोनेंट्स, एक होता है नेचर, फिजिकल इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, एक होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब दो चीज़ें आ गई, एक तो हो गया फिजिकल जो अर्थ नेचर ने बनाया है या जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई है, और एक इंसानों ने बनाई है, उनको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हो गए, फिजिकल इन्वायरमेंट और एक ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हम बेसिकली एंड लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स मेक ए लिस्ट। जैसे हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज़ फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो जैसे फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है वो किसके बारे में अध्ययन करती है, फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे हमने हमारे पृथ्वी के ऊपर पहाड़ कितने हैं, नदियाँ कौन सी हैं, कहाँ पे बहती हैं, ठीक है, कौन से पठार कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज कहाँ पे, कौन कौन सी वैलीज हैं, ठीक है, लेक्स कहाँ पे बनी हुई हैं, कॉन्टिनेंट, ओशियंस, ये सारी चीज़ें फिजिकल इन्वायरमेंट कहलाती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम बेसिकली वो बात करते हैं हम प्लेन, प्लेट्यूज, इन चीज़ों के बारे में। लेकिन
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे आपको कोई पूछ ले कि डिफाइन द ह्यूमन ज्योग्राफी, सो यू कैन से दैट द ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर एंड ह्यूमन वर्ल्ड, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट एंड सोशल इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन कर रखा है, ये आप यहाँ से यहाँ तक जो है अंडरलाइन कर सकते हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी की आप परिभाषा या इसको डिफाइन कैसे करोगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो होती है वो रिलेशनशिप होता है फिजिकल नेचर के बीच में और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में, और जितना भी स्थानिक वितरण होता है, चीज़ें फैली हुई हमारे वर्ल्ड के अंदर, ह्यूमन फिनोमेना जो उसका किस प्रकार से विकास हुआ, और हमारे विश्व के अंदर जो भी आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती है उनकी स्टडी हम करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। जैसे यहाँ पे बता रहा है ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट, उनका विकास कैसे हुआ, वो कैसे उत्पन्न हुए, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम हमारे विश्व के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं आर्थिक रूप से। जैसे अमेरिका जो है काफ़ी अमीर है, जापान जो है वो भी अमीर है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ और इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये अपने आप में वहाँ के लोग किस प्रकार से जीते हैं, वहाँ की जो आर्थिक एक्टिविटीज़ हैं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अलग टाइप की हैं और इंडिया में अलग टाइप की हैं। तो इनके अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलता है, डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कहाँ पे, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, कि हमारे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि इंसानों के अंदर जितनी भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं ऑन दी अर्थ सरफेस, वो सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि मानव के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे, जितने भी इंसान रहते हैं ऑन दी अर्थ सरफेस उनके अंदर क्या क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, कौन सी जगह पे अमीर हैं, कौन से गरीब हैं, कहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग है, कहाँ की हाइट कम है, उनके अंदर जितने भी वेरिएशन है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। अब दोस्तों हमारी ज्योग्राफी के अंदर जो जितने भी विचारक हुए हैं उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये जो ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी हमारे घर के रूप, हमारी जो अर्थ है वो इंसानों के घर के रूप में, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, ऑन दी अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ सरफेस जो हमारी पृथ्वी है वो हमारा घर है, हमारा क्या है, घर है। अब दोस्तों जब हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे तो इसके अंदर जो दो वेरिएशन आ गए, दो विचारधाराओं के अंदर मतभेद हो गया कि हमारी प्रकृति बड़ी है या फिर इंसान बड़े हैं। हम रहते तो हमारा घर है पृथ्वी, ये बात तो सीधी सी है, लेकिन भाई सवाल ये हो गया कि इंसान बड़ा है या फिर पृथ्वी या फिर हमारा नेचर। तो यहाँ पे ड्यूलिज्म एक वर्ड आया है, ड्यूलिज्म ये क्या होता है, ड्यूलिज्म होता है द्वैतवाद, द्वैतवाद। तो द्वैतवाद होता क्या है, तो द्वैतवाद बेसिकली कहते हैं डिफ्रेंसिएशन बिटवीन टू थ्योरीज एंड टू प्रिंसिपल। यानी कि दो विचारधाराओं के अंदर मतभेद हो गया कि हम ज्योग्राफी को किस प्रकार से पढ़ें, हम ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें या कैसे पढ़ें। तो यहाँ पे बता रखा है कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन शुड बी लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग, नोमोथेटिक और डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक। यानी कि हमारी जो ज्योग्राफी है उसको हम किस रूप में पढ़ें, भूगोल की जो बेसिक नियम होते हैं, लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको बोला गया है नोमोथेटिक। जो बेसिक लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी को पढ़ें या फिर उसको डिस्क्रिप्शन करें, उसका डिस्क्रिप्शन करें, या आइडियोग्राफी, या ये जो डीपली जो थोड़े से बहाव चित्रात्मक है या फिर हम ज़्यादा डीप जो नियम होते हैं, लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी को पढ़ें। एक तो होते हैं सिंपल लॉ, जैसे ज्योग्राफी को हम दो टाइप से पढ़ें, एक तो लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ें, या फिर हम बात करें डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव होता है थोड़ा सा डीपली, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी को दो टाइप से पढ़, यहाँ पे विचार यानी डिबेट स्टार्ट हो गई जितने भी ज्योग्राफर थे उनके बीच में कि हम ज्योग्राफी को लॉ मेकिंग यानी कि बेसिक लॉज के अकॉर्डिंग पढ़ें या थोड़े डीपली लॉज के अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है। हमें सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके अंदर दो अप्रोच स्टार्ट हो गई, यानी कि रीजनल, एक होता है रीजनल, एक होता है सिस्टमेटिक। यानी कि सिस्टमेटिक क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड की क्लाइमेट, सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक क्या होगा, पहले वर्ल्ड की पढ़ेंगे, फिर इंडिया की पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक सिस्टम हो गया,
ये क्या है, अपने आप में एक सिस्टम। लेकिन वहीं पे मैं रीजनल ज्योग्राफी पढ़ूँ, सबसे पहले राजस्थान की जो क्लाइमेट पढ़ूंगा मैं, उसके बाद में जो है अदर जो है क्लाइमेट के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। तो रीजनल यानी कि किसी क्षेत्र के बारे में, कोई रीजन के बारे में स्पेसिफिक पढ़ूँ तो वो रीजनल होता है, और सिस्टमेटिक यानी मैं क्रम से सबसे पहले वर्ल्ड की, फिर इंडिया की, फिर राजस्थान की, तो ये एक सिस्टमेटिक। तो यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो गई कि हम किस प्रकार से और हमें कैसे पढ़ने चाहिए। तो दिस स्टडी शुड बी रीजनल एंड सिस्टमेटिक, यो स्टडी जो है हम कैसे करनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए रीजनल और सिस्टमेटिक। वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना बी इंटरप्टेड थ्योरेटिकली और थ्रू द हिस्टोरिकल इंस्ट्रक्शंस अप्रोचेज, यानी कि हम ज्योग्राफी को किस प्रकार से पढ़ें, इसके बीच में जो है हम इसका भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या करें या फिर सैद्धांतिक आधार पे। ठीक है, तो यानी कि हम इतिहास के अकॉर्डिंग जो है ज्योग्राफी को पढ़ें या फिर किस प्रकार से। तो यहाँ पे एक शब्द आया है ह्यूमन एनाटॉमी, तो हम ज्योग्राफी को बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे वी ऑफन टॉक अबाउट द फेस ऑफ द अर्थ, आइज ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, नाउट ऑफ द नोज होता है जो ग्लेशियर, नेक ऑफ द इथमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, यानी कि हमें हमारी जो अर्थ सरफेस है, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो ह्यूमन बॉडीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जैसे इस पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे फेस ऑफ द अर्थ, हमारे जो पृथ्वी का चेहरा है उसको किस प्रकार से दिखाया गया है। स्टॉर्म स्टॉर्म को किसकी संज्ञा दी गई है, आइस की संज्ञा दी गई है। जैसे हम बात करें तूफान की आंख, नदी का जो मुहाना होता है, माउथ ऑफ द रिवर, नोज ऑफ द ग्लेशियर यानी कि हिमनद की जो ग्रोथ होता है, जलडमरू, इथमस होता है यानी कि दो वाटर बॉडीज होती हैं उनकी कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं इथमस। क्या बोलते हैं, इथमस, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, और प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, यानी कि हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है उसके अकॉर्डिंग हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक बात है, पढ़ना चाहिए। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप में, तूफान की आंख के रूप में, नदी के मुख में, हिमनद के नाक के रूप में, जल डमरू के गिरवा और मृदा की पृष्ठता का वर्णन करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। अब देखो दोस्तों, जो जर्मन ज्योग्राफर हैं, जैसे हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर दो विचारधाराएं काफ़ी फेमस है। एक होती है जर्मन ज्योग्राफर और एक है फ्रांस के ज्योग्राफर। तो जो जर्मन ज्योग्राफर हैं वो डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान है। वहीं पे फ्रांस के जो लोग कहते हैं वो पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं प्रकृति बड़ी नहीं है, इंसान बड़े हैं। तो इसके अंदर जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे सिमिलरली रीजन, विलेज, टाउन हैव बीन डिस्क्राइब एज द ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर जो कुछ रीजन्स, गाँव को, टाउन को किस प्रकार से वर्णन किया गया है, तो एक ऑर्गेनिज्म के रूप में वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान करना है। जैसे जर्मन जो ज्योग्राफर है उन्होंने डिस्क्राइब किया है स्टेट और कंट्री को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने जैविक राज्य जो है, किसी भी जैविक राज्य, एक देश को उन्होंने क्या कहा, जैविक राज्य की तुलना की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें हमारे रेलवे नेटवर्क या फिर वाटरवेज और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उन्होंने आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो धमनियाँ होती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, ऐसे ही हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो रेलवे का नेटवर्क होता है, रोड्स बनी होती हैं, वाटरवेज हैं आपस में, उनकी जो कनेक्टिविटी होती है उनको किस प्रकार से क्या संज्ञा दी गई है, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। तो ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारे ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिबेट का विषय हैं और हमें ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन एनाटॉमी के रूप में पढ़नी चाहिए। ठीक बात है। जर्मन ज्योग्राफर ने इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी को, कुछ ज्योग्राफर ने अलग अलग डिफाइन किया है, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं रेडजेल की जो डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी को। उन्होंने क्या कहा, सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। उन्होंने क्या कहा कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल, वो मानव सोसाइटीज़ यानी कि मानव समाजों और धरातल, जो हमारा अर्थ सरफेस है, धरातल है, उसके बीच का जो संबंध है उसको संश्लेषणात्मक जो अध्ययन होता है उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। सिंथेटिक होता है संश्लेषण, इनका जो कीवर्ड है वो संश्लेषण ही है। किसी चीज़ का हम संश्लेषण करते हैं या विवरण करते हैं तो संश्लेषण यानी कि एक बेसिक लॉज होते हैं, या फिर संश्लेषण छोटी परिभाषाएं या छोटा सा वर्णन करना। ठीक बात है। तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी का सिंथेटिक स्टडी करते हैं
जो रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस, उनका जो अध्ययन है, संश्लेषणात्मक जो विवरण है, उन्हीं का अध्ययन करते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो इनका जो की वर्ड था सिंथेटिक था, सिंथेसिस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। फिर एलन सी सैम्पल ने क्या कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो तो स्टडी है चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन दी अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या करती रहती है, कभी भी शांत नहीं रहती, मूवमेंट करती रहती है, क्रियाशील है वो, हमेशा कुछ ना कुछ, अस्थिर पृथ्वी है वो, कुछ ना कुछ उसके अंदर मूवमेंट चलते रहते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अनरेस्टिंग मैन, यानी कि मानव भी कभी शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करता रहता है। तो अनरेस्टिंग मैन और चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन दी अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, तो जो गतिशील पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है उनके बीच जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे कुमारी सैंपल क्या कहना चाहती हैं कि जो हमारी बदलती हुई पृथ्वी और बदलता हुआ मानव के बीच में जो संबंध है उन्हीं को हम मानव भूगोल कहते हैं। ये मानना है कुमारी एलन सी सैंपल का। उन्होंने डायनेमिज्म एक शब्द दिया था, परिवर्तनशीलता इसको बोलते हैं। डायनेमिज्म क्या होता है, परिवर्तनशीलता, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, परिवर्तनशीलता है। मानव भी कभी जो है अनस्टेबल है और हमारी जो अनस्टेबल जो अर्थ है और अनरेस्टिंग मैन है, यानी कि दोनों के अंदर क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो इनका जो कुमारी सैंपल का की वर्ड था वो डायनामिज्म है, डायनामिज्म यानी कि परिवर्तनशील, ठीक है। थर्ड जो है डेफिनेशन जो है, कंसेप्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम ए more synthetic knowledge of the hypothetical laws governing our earth and of the relationship between the living beings which inhabited it, यानी कि यहाँ पे पाओ विडाल लाब्लाश, यानी कि उनका क्या मानना है, पोल विडाल जो है वो मानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो फोर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, भौतिक जो नियम हैं, उनके बीच जो जीवों का संबंध है, अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना हुई है, उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। सिंपल वर्ड में ये देखो कि हमारी पृथ्वी को गवर्न करने वाले जितने भी लॉज हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, भौतिक नियम हैं, उनके बारे में जो सिंथेटिक नॉलेज होती है, उन्हीं का जो संबंध है, संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है, उन्हीं का जो अध्ययन है हम कहाँ करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। हमारी पृथ्वी को गवर्न करने वाले लॉज के बारे में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ये मानना था पॉल विडा ब्लास के बारे में, यानी कि उन्होंने क्या संज्ञा दी, क्या परिभाषा दी कि हमारी पृथ्वी को जो गवर्न करने वाले जो भौतिक नियम है उनका और हमारे जो संश्लेषित ज्ञान है उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर ए न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग। तो आप जो डेफिनेशन जो है, ये प्रॉपर एक डेफिनेशन यहाँ पे हो गई कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती है वो अपने आप में एक इंटर रिलेशनशिप होता है अर्थ और ह्यूमन बीइंग के बारे के अंदर, ठीक है, उन दोनों के बीच में, यानी कि ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर इंसान रहता है और इन दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है वही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि हमारी जो ज्योग्राफी है उसका नेचर कैसा है। तो आपको सभी को पता चल ही चुका है कि हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी बात करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन रिलेशनशिप की बिटवीन अर्थ सरफेस, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके साथ हमारे कैसे किस प्रकार से संबंध है, उसी वही नेचर है किसका, ह्यूमन ज्योग्राफी का। जैसे हम बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर वेरियस लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं, उनका संबंध सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमने जितनी भी चीज़ें जो क्रिएट करी हैं हमारे सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर, उनका रिलेशनशिप फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार से, वही हमारा क्या है, नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का। हम बेसिकली उन्हीं के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। यानी कि हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं जैसे हमने इंसानों ने क्या क्या बनाया है। जैसे हम बात करें, हाउस बनाए हैं हमने क्या बनाए हैं, हाउसेज बनाए हैं, विलेज बनाए हैं, सिटीज़ बनाई हैं, रोड, रेलवे नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स, आइटम ऑफ आवर डेली यूज एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment.
Physical future environment has been greatly modified by the human being. It has also its turn impacted human lives. यानी कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ किसने दी? नेचर ने दी। कुछ चीज़ें जो है रिसोर्सेज हमको किसने प्रोवाइड करवाए? ह्यूमन, इसमें नेचर ने। ह्यूमन को रिसोर्सेज किसने प्रोवाइड करवाए? वो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट ने प्रोवाइड करवाए। उन्हीं को मॉडिफाइड करके हमने कुछ चीज़ें बनाई, उन्हीं को हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने घर बनाए तो पत्थर कहाँ से लिए? ईंटें कहाँ से ली हमने? सीमेंट कहाँ से बनाई? तो प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं वहीं से तो बनाई। विलेज बनाए हमने, गांव बसाए, सिटीज़ बनाई, तो जितने भी इनमें लगने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से लिए हमने? वो नेचर से ही लिए। ठीक है, तो इनके बारे में ही हम बेसिकली, यही अपने आप में एक नेचर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, कि वहाँ पे हम बेसिकली किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं। जैसे हमने जितनी भी दो ह्यूमन फिनोमिना जो है उन्हीं के बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, जो चीज़ें हमने क्रिएट करी हैं। अब दो चीज़ें काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, एक होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एक होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी कि पहले का वर्ड होता है, पहले का जो मीन्स होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि नेचर का ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट, और दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि ह्यूमन का नेचर के ऊपर इफेक्ट। नेचर का ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट और ह्यूमन का नेचर के ऊपर इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये है क्या, इसको डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों अर्ली स्टेज के अंदर जैसे हम बात कर लें, द अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंट्रैक्शंस विद देयर नेचर इन्वायरमेंट ह्यूमन वर्ज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट। जैसे हम अर्ली स्टेज के अंदर बात करें तो इंसान जो है वो काफ़ी प्रभावित था, किससे? हमारे नेचर से। वो वर्शिप करता था नेचर की, उससे डरता था और उसकी हर बात को मानता था। कैसे? जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में किसी प्रकार का शेल्टर नहीं था, घर नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, तो हम क्या होता, जैसे ही बारिश आती थी हम इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, हम प्रकृति को ऐसे वर्शिप करते थे कि बारिश रुक जाए, या फिर किसी भी तरीके से हम, यानी कि हम वर्शिप करते थे, उससे डरते थे, उसका खौफ खाते थे अपन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यानी कि प्रकृति का हमारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट था। कब? जब अर्ली स्टेज के अंदर, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमारे पास नॉलेज नहीं था, जब हमारे पास किसी भी प्रकार की जो है प्रकृति को रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यानी कि जैसे हम बात करें यहाँ से लेकर, देखो, द अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंट्रैक्शंस विद देयर नेचर इन्वायरमेंटल ह्यूमन वर्ज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट, दे अडेप्टेड द डिटेक्ट्स ऑफ नेचर दिस सो बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वर वेरी लो। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, तो हम क्या करते थे? स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज द आल्सो प्रिमेटिव, और हमारा जो डेवलपमेंट वो था कैसा था? प्रिमेटिव सोसाइटी वाला था। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमेटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर वाज द टर्म ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसी को बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। इसको क्या बोलते हैं? निश्चयवाद। तो हम क्या करते थे उस टाइम पे? हम प्रकृति से डरते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे ऊपर प्रकृति हावी थी, हमारे ऊपर जो है उसका पावर था, वो जो है हमें कंट्रोल करती थी, नेचर। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस टाइम पे जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना नहीं था। वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ द नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। उस टाइम पे जो ह्यूमन था वो कैसा था? नेचुरलाइज था, वो पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर डिपेंड था। हु लिसन्स टू नेचर, वो प्रकृति की सुनता था। वॉज अफेयर्ड ऑफ द फरी एंड वर्शिप्ड इट, और वो उससे क्या करता था? उससे उसकी प्रचंडता, यानी कि उसके किसी प्रकार का डिजास्टर आता था तो वो उससे डरता था और उसकी वो पूजा करता था। जैसे आपने देखा होगा जितने भी हमारे पुराणों के अंदर या फिर हमारी प्राचीन जितनी भी किताबें हैं वहाँ पे प्रकृति का वर्णन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम प्रकृति से डरते थे, हम नेचर से डरते थे कि कहीं क्या पता कोई डिज़ास्टर आ जाए, तो हम जो है उससे डरते थे, इसलिए हम उसकी वर्शिप करते थे। उसी के कारण उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं नेचुरलाइज ऑफ ह्यूमन, यानी कि नेचर का जो इफेक्ट था किसके ऊपर? नेचर, ह्यूमन के ऊपर। लेकिन फिर क्या हुआ? हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया? टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया। उसके बाद में थोड़ी हमारी प्रेजेंस बढ़ी, हमने
इसको नेचर को काउंटर करना चालू कर दिया। और ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस एंड क्रिएट बट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद द हेल्प वाट टूल्स एंड टेक्निकल्स टू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट। उसके बाद में हमने कुछ चीज़ें प्रकृति के जो नेचर की जो लॉ थे, बेसिक लॉ, उनको जानना चालू कर दिया कि हमारी जो नेचर है उसके अंदर कौन कौन से फोर्सेज हैं, कौन कौन से जो उसकी पावर है, ठीक है। तो उनको जानना चालू कर दिया। और उसके बाद में हम टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया। जैसे टेक्नोलॉजिकली इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, तो टेक्नोलॉजी जो है किसी भी कल्चर का जो है डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है। ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दैट डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर लॉज, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद हमारी जो मेच्योरिटी लेवल होती है वो काफ़ी मेच्योर हो गई, हम समझदार हो गए और हमने नेचर के जो बेसिक लॉज हैं उनके बारे में जानना चालू कर दिया। उसके बाद में टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, हमने घर्षण के बारे में जाना तो उसके बाद में हमने क्या डेवलप किया, हीट हेल्प्ड अस डिस्कवर फायर, तो हमें फ्रिक्शन के बारे में पता चलते ही हमने क्या डिस्कवर करी, आग को डिस्कवर करिए। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के बाद में हमने डिस्कवर किया फायर को। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ऑफ डीएनए, डीएनए के बारे में हमें जब से पता चला हमने कॉन्क्वेयर मैनी डिजीज़, तो हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता कर लिया और उनको हराया भी, ठीक है। वी यूज़ द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स, तो जैसे ही हमने एरोडायनेमिक को उसके बारे में, उसके लॉ के बारे में हम जाना, तो तभी उसके बारे में हमने डेवलप करे प्लेन्स जो हवा के अंदर उड़ सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमने प्रकृति के, पहले प्रकृति के बारे में जाना कि इसके कौन कौन से लॉज हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। उसके बाद में हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। और प्रेजेंट में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे जिसको बोला जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि ह्यूमन का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ने लग गया, अब नेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ने लग गया। इसी को हम बोलते हैं पॉसिबलिज्म। क्या बोलते हैं, पॉसिबलिज्म। तो ये पॉसिबलिज्म क्या होता है, संभववाद, इसको बोलते हैं संभववाद। यानी कि अब जो है प्रकृति के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ने लग गया, ह्यूमन का जो है इफेक्ट पड़ने लग गया। इसी को बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि इसको बोलते हैं पॉसिबलिज्म। तो ये आपको ध्यान करना, दोनों चीज़ें एक ही हैं। यहाँ पे पहले प्रकृति का जो नेचर का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता था, लेकिन अभी जो है ह्यूमन का इफेक्ट नेचर के ऊपर पड़ने लग गया। इसी को बोलते हैं पॉसिबलिज्म। अब पॉसिबलिज्म होता क्या है, देखो। अब देखो दूसरा जो है पॉसिबलिज्म, पॉसिबलिज्म जो है वो यही कहता है कि धीरे धीरे हमने क्या करी, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ठीक है। पहले हम हमारी नेचर को मदर मानते थे, एज ए मदर मानते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। और जो पीपल है जो है अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट एंड फोर्स ऑफ द नेचर विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा और धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ने लगे। यानी कि इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड बाय एनीवेयर, यानी कि धीरे धीरे इंसानों की जो तकनीकी के द्वारा जो प्रकृति है, नेचर है, उसके ऊपर छाप छूटने लगना चालू हो गई धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप, उन्होंने प्राकृतिक जो है स्थलाकृतियाँ बनाना चालू कर दिया। इनप्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएटेड बाय एनीवेयर, हर जगह जो है मानव की छाया जो है दिखनी चालू हो गई, यानी कि उसकी जो छाप छूटने लग गई। हेल्थ रिसोर्ट, हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्प्रेवल्स, फील्ड्स, orchards and the pastures in plains and rolling hills, ports of the coast, oceans routes and the ocean surface and satellites in the speech. This earlier scholar term this is possibilism। तो इसी को जो है प्रारंभिक, जहाँ पे अब देखो हर जगह आपको क्या दिखना, जैसे कोई भी पहाड़ है उसको काट कर हमने क्या बना दिया, वहाँ पे रिसोर्ट बना दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, प्रकृति के साथ छेड़खानी करी और वहाँ पे प्रकृति को कुछ ना कुछ वहाँ पे हमने क्या किया, उसके ऊपर आधिपत्य हासिल कर दिया। खेतों को काटा, फलो उद्यान मैदानों को बनाया, पहाड़ियों को काट कर वहाँ पे क्या रिसोर्ट बना लिए, तटों को काट दिया, पतन बना लिए, पोर्ट्स बना लिए। तो ये हमने क्या किया, अपनी छाप छोड़ दी, किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। और इसी को जो अर्लियर स्कॉलर है उन्होंने एक टर्म दी जिसको हम बोलते हैं पॉसिबलिज्म, ठीक है। जैसे इसकी सिंपल डेफिनेशन यही होगी कि नेचर हमें प्रोवाइड करवाती है अपॉर्चुनिटीज़ और ह्यूमन बीइंग उसको क्या करता है, यूज़ करता है। सो नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। इसी से स्लोली क्या हो जाता है, ह्यूमनाइज्ड हो जाता है, यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ठीक है। एंड स्टार्ट ब्रिंगिंग दी इनप्रिंट ऑफ ह्यूमन इंडेवर, यानी कि यहाँ पे जो है मनुष्य की छाप प्रकृति के ऊपर छूटना चालू हो जाती है। यानी कि इंसान जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू किसके ऊपर छाप छोड़ना चालू कर देता है,
प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे दो जो है एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, जैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि एक भेंदा नाम का लड़का रहता है, वो सेंट्रल इंडिया जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर रहता है। उसकी जो पूरी लाइफ है वो एक फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, वो फॉरेस्ट से ही खाता है, फॉरेस्ट के अंदर ही रहता है, उसकी सारी लाइफ जो है वो नेचर के ऊपर ही है। तो वहाँ पे वो प्रकृति से ही डरता है, प्रकृति से ही हर चीज़ को जो है गेन करता है, गेदर करता है चीज़ों को खाने के लिए, रहने के लिए, या फिर जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। तो ये है अपने आप में क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। वहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ हम जहाँ पे भी प्रकृति को, नेचर को चुनौती देते हैं उसको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। जैसे एक 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 लड़की नाम रहती है कैरी, कैरी, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल जो है कैरी नाम की एक लेडीज़ के बारे में दिया गया है। जैसे वो एक ऐसी जगह पे रहती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ट्रोंडीहेम ये जगह का नाम है, एक यूरोप के अंदर। तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर, टेरेन ख़राब है, लेकिन बावजूद उसके वो 23 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहती है और आराम से काम करती है। तो ये हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ की टेरेन को कंफर्टेबल बनाया फॉर दी ह्यूमन बींग। तो ये अपने आप में क्या हो गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि हमने प्रकृति को चुनौती दी है और यहाँ पे हमने उसके ऊपर सफलता अर्जित करी है। तो ये अपने आप में किसको दिखाता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और जब हम डिपेंड थे नेचर के ऊपर तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला जाता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। वहीं पे जब ये केरी लड़की ख़राब टेरेन के अंदर भी रह लेती है, एसी लगी हुई है और कंफर्ट है, और वो हर प्रकार के जो यूटिलाइज़ करती है चीज़ों को, तो उसको हम बोलते हैं पॉसिबलिज्म। यानी कि हमने नेचर को क्या कर लिया, ह्यूमनाइजेशन के अंदर तब्दील कर लिया। तो इसी को बोलते हैं पॉसिबलिज्म और ह्यूमनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद में दोस्तों एक वर्ड और आया है जिसको हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। एक ज्योग्राफर थे, ग्रिफ्थ टेलर उनका नाम था। उन्होंने एक नई संकल्पना या नई थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं मध्य मार्ग। इसका दूसरा नाम है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये दोनों इसको नियो डिटर्मिनिज्म बोला जाता है, स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। ये पॉसिबलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच की जो है वो एक थ्योरी थी। उन्होंने क्या कहा कि ना तो हमारी प्रकृति जो है हमसे बड़ी है, ठीक है, और ना ही जो है इंसान इतना डेवलप, उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कि वो प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन हमें ऐसे काम करना चाहिए जिस प्रकार से हमारे रेड लाइट जो होता है चौराहे के ऊपर, जैसे वहाँ पे 3 लाइट होती है। एक होती है रेड लाइट होती है, उसका साइन होता है स्टॉप होना। वहीं पे एम्बर जो लाइट होती है उसका साइन होता है पीली, यानी कि गो होना। जैसे रेड लाइट का मीन्स होता है स्टॉप, वहीं पे एम्बर जो पीली लाइट होती है उसको यानी कि रुकना, बीच में गैप आ जाता है बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट्स। वहीं पे जो ग्रीन लाइट होती है उसका मीन्स होता है जाना। तो हम क्यों नहीं ऐसे ही करें, जब किसी प्रकार के डिजास्टर आते हैं तो हमें रुकना चाहिए, कुछ इंतज़ार करना चाहिए और फिर ग्रीन लाइट की तरह हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म, यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। पहले हमें रुकना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो है नेचर की लेनी चाहिए, कुछ समय का अंतराल देना चाहिए, उसके बाद में हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जिस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहे हैं, यदि हम लिमिट में रहकर डेवलपमेंट करें तो किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और नेचर जो है हमें किसी प्रकार का कोई हार्मनेस जो है या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे जो डेवलप कंट्री है उन्होंने जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया उसका साइड इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशंस, ग्लोबल वार्मिंग्स, रिसीडिंग्स ग्लेशियर एंड डिग्रेडिंग्स लैंड। तो ये सारे जो है कॉजेज़ क्यों हुए हैं, ये कारण क्यों हुए हैं, जितने भी साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, ये हमने प्रकृति की अवहेलना या फिर लिमिट में रहकर डेवलपमेंट नहीं किया। तो हमने प्रकृति को चुनौती देकर ये सारी चीज़ें करी हैं, इसीलिए हमें ये चीज़ों से भुगतना पड़ रहा है और सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ें नहीं होंगी यदि हम लिमिट में रहकर चीज़ों को यूटिलाइज़ करें या इन्वायरमेंट की जो नेचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यूज़ करें। तो ये यहाँ पे उन्होंने इसको मध्य मार्ग कहा और ग्रिफ्थ टेलर ने ये इन दोनों के बीच की एक जो है थ्योरी यहाँ पे बताई कि हमें लिमिट में रहकर जो है डेवलपमेंट करनी चाहिए, प्रकृति को जो है समझकर उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाकर स्लोली उसके नियमों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू उन्होंने 3 जो है लाइटों का एग्जांपल दिया। रेड लाइट मींस स्टॉप,
एंड एम्बर लाइट मीन्स गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट, एंड वहीं पे जो ग्रीन लाइट होती है मीन्स गो, यानी कि हमें प्रकृति को पहले देखना चाहिए, डिजास्टर आता है तो रुकना चाहिए, कुछ समय के बाद फिर से हमें काम पे चलना चाहिए। तो ये उन्होंने मध्यम मार्ग का नाम दिया। इसके बाद में दोस्तों हमने जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर जो बेसिकली इसकी ब्रॉड स्टेज हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक होता है मानव भूगोल। किसी भी सब्जेक्ट का जो है एक उद्देश्य क्या होता है कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो, हमारी सोसाइटी का कल्याण हो। तो यहाँ पे पहली जो आइडियोलॉजी है ज्योग्राफी के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल इसको बोला जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल वेल बींग्स ऑफ द पीपल, यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी कल्याणप्रद जो मानवतावादी विचारधारा है लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। यानी कि वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल का मीन्स क्या है, तो उनका जो डिफरेंट एस्पेक्ट है सोशल वेल बींग ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का सामाजिक और कल्याण के विभिन्न पक्ष जो होते हैं उनके आधार पे जो है वो कल्याणकारी जो है भूगोल को माना जाता है। इसके अंदर बेसिकली हम पढ़ते क्या है, तो इसके अंदर हम दिस इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज द हाउसिंग, उनके घर कैसे, हेल्थ और उनकी एजुकेशन। जोग्राफर है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस ए पेपर एज ए जोग्राफी ऑफ सोशल वेल बींग इन पोस्ट ग्रेजुएट सर्कुलेशन। जैसे स्नातकोत्तर जो ग्रेजुएशन होती है वहाँ पे सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ किया गया है। तो हमारे किसी भी सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है कि लोगों का कल्याण हो, कैसे भी उनका कल्याण हो। तो इसके अंदर हम बेसिकली हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन ये चीज़ों को शामिल करते हैं। किसके अंदर, वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल के अंदर। फिर आता है एक रेडिकल स्कूल जो मार्क्सिस्ट थ्योरी से जो है रिलेट करता है। और रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड बाय मार्क्सिज्म थ्योरी एक्सप्लेन द बेसिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, deprivations and social inequality. Contemporary social problems were related to development of capitalism, यानी कि जो मार्क्स थे जो रसिया के थे उनका ये मानना था कि दुनिया के अंदर जितनी भी गरीबी, किसी प्रकार के जो सोशल इनइक्वलिटी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कैपिटलिज्म ने जन्म दी हैं। तो रेडिकल जो स्कूल है वो वैसे तो यूएसए से बिलोंग करती है, वहाँ पे एक पत्रिका छपती थी, मैगजीन आती थी, उससे जो है रिलेट करती है। लेकिन जो मार्क्सिज्म थ्योरी है वो रसिया से बिलोंग करती है, तो ये आपको ध्यान करना है। तो यूएसए की जो रेडिकल स्कूल है वो मार्क्सिज्म थ्योरी से बिलोंग करती है। और उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कैपिटलिज्म ने जन्म दी है। फिर लास्ट जो स्कूल है जिसको हम बिहेवियर स्कूल बोलते हैं, थॉट ऑफ लेट ग्रेट एम्फेसाइज ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ऑन दी perceptions of the space of social categories based on the ethnicity, race and regions। यानी कि इसका बिहेवियर जो स्कूल है वो फोकस करती है एक तो लाइव जो हमने एक्सपीरियंस करे हैं उनके ऊपर, और परसेप्शन ऑफ द स्पेस एंड सोशल जो हमारी मानव जातीयता, प्रजाति, जो कास्ट, रिलीजन होता है उनके ऊपर जितने भी सामाजिक संवर्ग होते हैं या जितने भी कैटेगरीज होती हैं उनके ऊपर जो जितने भी हमने नॉलेज गेन किया है उसके ऊपर फोकस करती है बिहेवियर स्कूल। यानी कि बेसिकली एक तो हमने क्या क्या अनुभव किया और हमारी एथेसिनिटी या फिर हमारी रेस, हमारा रिलीजन, उसके ऊपर ये फोकस करती है। तो यहाँ पे 3 जो हैं स्कूल इसके अंदर मेंशन करी गई हैं, एक वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल, एक रेडिकल, एक बिहेवियर। ये जो है ये बेसिकली बात करती है हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। रेडिकल बात करती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम हो वो कैपिटलिज्म ने बढ़ाई है। वहीं पे बिहेवियर स्कूल जो बात करती है वो लाइव एक्सपीरियंस की बात करती है और हमारी जितनी भी सोशल कैटेगरीज हैं, जैसे हम बात करें एथेनिसिटी, रेस और रिलीजन के ऊपर, ये बिहेवियर स्कूल बात करती है। फिर हम बात करें इसकी फील्ड की, यानी कि ज्योग्राफी की, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड है और उनकी सब फील्ड कौन कौन सी है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे जो मानव भूगोल है वो सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। जैसे इसके अंदर वेरियस टाइप के जो, जैसे हम बात करें सीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस दे ऑक्योर कवर, यानी कि जितने भी चीज़ें होती है उनके बीच में जो अंतराल होता है, अंतर संबंध होता है, उनकी व्याख्या करता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसके अंदर सारे जो सोशल साइंसेज हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ह्यूमन ज्योग्राफी अज्यूम ए हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इट डेवलप क्लोज इंटरफेस विद द अदर सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज। तो इसका जो संबंध होता है मानव भूगोल की प्रकृति जो है अत्यधिक अंतर विषयक है, इंटरडिसिप्लिनरी है, आपस में सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। और पृथ्वी तल पर यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो पाए जाने वाले जितनी भी
चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करने के ये सबसे बेस्ट तरीका है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे मानवीय तत्वों की जो समझने की व्याख्या करने के लिए जो है वो मानव भूगोल बेस्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर सामाजिक विज्ञान का जो सोशल साइंसेज होता है उनका भी सहयोग लिया जाता है और आपस में इनका काफ़ी इंटर रिलेशंस है, यानी कि इस डेवलप क्लोज इंटरफेस विद द अदर सिस्टर डिसिप्लिनरी सोशल साइंसेज ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेन्स ह्यूमन एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ विद द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज न्यू सब फील्ड्स इमर्ज एंड इट ऑल्सो हैपन टू बी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं जैसे ज्ञान के विस्तार के साथ ही वेरियस टाइप की सब फील्ड का भी विकास हुआ है और मानव भूगोल के साथ ही ऐसा हुआ है और इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक इसके जो है कौन कौन से यहाँ पे एक बार वो देख लेते हैं सब फील्ड कौन कौन से। तो इसके अंदर बेसिकली एक तो है फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज क्या होता है तो सामाजिक ज्योग्राफी। इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं बिहेवियर ज्योग्राफी जो बेसिकली साइकोलॉजी की बात करता है। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग यानी कि वेलफेयर इकोनॉमी की बात करता है। समाज के अंदर जो सोशल इनइक्वलिटी होती है वो नहीं रहनी चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ द लहजा ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान करनी चाहिए। तो ये जो है ज्योग्राफी ऑफ लेजर इसको बोला जाता है अवकाश का भूगोल। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के अंदर इसको बेसिकली पढ़ाया जाता है। अवकाश क्या होता है तो इंसान जो है जब भी उसको किसी प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं तो उसके अंदर उसकी साइकोलॉजी किस प्रकार की होती है उसके ऊपर बेसिकली ये बात करता है। कल्चरल ज्योग्राफी जो होता है, कल्चरल यानी कि सामाजिक ज्योग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान के अंदर ही हम इसकी बात करते हैं। वहीं पर जेंडर ज्योग्राफी के अंदर हम सोशियोलॉजी, इसकी सिस्टर जो है ये सब फील्ड नहीं देख लेना ऊपर, इंटरफेस विद द सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज। जो कल्चरल ज्योग्राफी है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। जेंडर ज्योग्राफी जो है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन स्टडीज़ की बात हम करते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं हमारी जो मानव भूगोल का इतिहास जो है क्या रहा है और हम ज्योग्राफी के अंदर उसको पढ़ते हैं। मेडिकल ज्योग्राफी के अंदर जितने भी पेंडेमिक आते हैं, जैसे हमने जस्ट अभी फेस किया कोविड-19, तो ये जितने भी पेंडेमिक आते हैं उन्हीं को हम मेडिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में इसकी एक सब फील्ड जो मेन फील्ड आती है अर्बन ज्योग्राफी। तो बेसिकली हम अर्बन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, लोग शहरों के अंदर किस प्रकार के लोग रहते हैं, किन प्रकार के उनके सेटलमेंट्स, उनके टाइप्स एसेट्रा। सो अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग, किस प्रकार से हम अर्बन स्टडीज़ करें और उनकी प्लानिंग की जाती है। सो all is study in the urban geography. Next is the political geography. Political geography studies of electoral and military geography and it's related to political sciences and पैसेफोलॉजी। पैसेफोलॉजी जो होती है जनांकीकी यानी कि जनसंख्या की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं जनांकी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मिलिट्री साइंस यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है उसके बारे में बेसिकली बात करते हैं। इसके अलावा जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में आप सभी को पता ही है। सेटलमेंट जो हमारे आवास होते हैं, मानव के अधिवास, हम कहाँ कहाँ रहते हैं उनको हम सेटलमेंट बोलते हैं। तो अर्बन और रूरल एरिया के अंदर किस प्रकार की जो प्लानिंग होती है वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं। अब देखो इसकी फील्ड और भी हैं, जैसे हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली हम रिसोर्सेज ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग्स, टूरिज्म, ठीक है, और इंटरनेशनल, ये जो है चीज़ें भी सारी इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारी फील्ड जो हैं वो ज्योग्राफी की हैं और कुछ सब फील्ड भी इसकी मानी जाती हैं। इसके अलावा लास्ट टॉपिक ये बच गया है कि हमारा जो ब्रॉड स्टेज एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि हमारी जो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे मानव भूगोल जो है ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका किस स्टेज के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। तो हम बात करें जैसे अर्ली कॉलोनीज पीरियड, जैसे हम बात करें ये स्टार्ट होता है 16 to 17 सेंचुरी के अंदर, यानी कि 16वीं सदी और 17वीं सदी के अंदर ज्योग्राफी कहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, तो उस टाइम पे इसको अर्ली कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन हुआ, यानी कि यहाँ पे लोग क्या करते थे, डिस्कवरी करते थे, अन्वेषण करते थे, विवरण करते थे। तो यहाँ पे हम बेसिकली जितने भी यूरोप के जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा क्या किया, एक्सप्लोरेशन किया, वो घूमते थे और व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते थे और विभिन्न प्रकार की जो खोजें थी, डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन, वो नए एरिया की करते रहते थे। तो बेसिकली स्टार्टिंग में इस पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड। इसके बाद में लेटर
कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं रीजनल एनालिसिस। इसकी अप्रोच क्या है? रीजनल अप्रोच। तो यहाँ पे हमने क्षेत्रीय या प्रादेशिक जो है विश्लेषण करना चालू किया। इसके अंदर हम बेसिकली द एलोबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रीजन्स वर द अंडरटेकन, यानी कि बेसिकली हम इसके अंदर प्रदेश के सभी जो जितने भी चीज़ें होती हैं, पक्ष होते हैं, उनके बारे के अंदर वर्णन चालू कर दिया। द आइडिया वॉज दैट ऑल द रीजन्स वर पार्ट ऑफ द होल, यानी कि जितना भी सभी प्रदेश जो है पूर्ण पृथ्वी के एक अपने आप में पार्ट हैं, उसी का स्टडी जो है हमें करनी चाहिए। अतः सभी भागों की पूरी समझ पृथ्वी रूप में हमें समझने में सहायता प्रदान करती है। सो ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंडिंग दी होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। फिर इसके बाद में हम ज्योग्राफी आती है 1930s के अंदर। वहाँ पे इंटर वॉर पीरियड इसको बोला जाता है, और अप्रोच थी एरियल डिफ्रेंशिएशन, यानी कि क्षेत्रीय, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रों के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलता है, इसी को हम एरियल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। मेन फोकस क्या था? तो एक प्रदेश के किसी प्रदेश से अलग होना, यानी कि फोकस वॉज द आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द एनी रीजन्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स हाउ एंड वाई इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर। यानी कि एरियल डिफ्रेंशिएशन होता क्या है? तो एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से अलग होना, अलग विशेषताएं रखना, उसी को हम बोलते हैं एरियल डिफ्रेंशिएशन। यानी कि यहाँ पे कुछ अलग विशेषताएं, यहाँ पे कुछ अलग विशेषताएं हैं, इसी को बोला जाता है, इन दोनों की विशेषताओं को भी बोला जाता है एरियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर ज्योग्राफी आती है 1950s और 1960s के अंदर। जो इसकी फेमस अप्रोच थी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं स्थानिक संगठन। इसको क्या बोला जाता है? स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन क्या होता है? तो स्थानिक जो संगठन होता है वो बेसिकली हम इसके अंदर यहाँ पे हमने मार्क बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ हमने ज्योग्राफी में क्या ऐड किया? कंप्यूटर को। और यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिक्स टूल्स, लॉ ऑफ फिजिक्स व ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन फिनोमेना। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर को ऐड किया, जो सांख्यिकी विधियाँ होती है उनको हमने ज्योग्राफी के अंदर ऐड किया, और जो हमारे जितने भी मैप्स होते हैं उनको हमने कंप्यूटराइज्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे हमने मैप और एनालिसिस किया ह्यूमन फिनोमिना को। दिस फेज वर कॉल्ड इज द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। इसी को हम मात्रात्मक क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रात्मक क्रांति बोलते हैं। ज्योग्राफी के अंदर ये स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर हमने कंप्यूटर को ऐड किया, और स्टैटिस्टिक्स जो टूल्स हैं उनको भी हमने ज्योग्राफी के अंदर ऐड किया। इसी को क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति बोलते हैं। जेम्स हटन जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे शायद, और यहाँ पे एक कनाडा की जो स्कूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू आइडेंटिफाई मेपेबल पैटर्न्स फॉर द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मानवीय जो जितनी भी क्रियाएं होती है वो मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो मानचित्रों की पहचान और उनका प्रतिरूप होता है उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर ज्योग्राफी आती है 1970s के अंदर। यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ द ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल डेवलप होती है, जिसके बारे में हमने जस्ट इससे पहले पढ़ ही लिया कि जो ह्यूमनिस्टिक बात करती है वो हमारे एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों के बारे में बात करती है। रेडिकल जो है वो मार्क्सिज्म जो थ्योरीज है उससे बिलोंग करती है। बिहेवियर जो है वो हमारी रेस, रिलीजन, इनके बारे में बात करती है। तो ये जो है ज्योग्राफी डेवलप हुई 1970s के अंदर। इसके अंदर बेसिकली हमने क्वांटिटेटिव जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इससे कुछ लोग नाराज़ हो गए थे कि ज्योग्राफी को जो है इतना हम इसके अंदर मैथमेटिक और हम कंप्यूटर इतना ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं ज्योग्राफी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूमेंट with the quantitative revolution and the dehumanized manner of doing geography lead to the emergence of three न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट वाज द ह्यूमन ज्योग्राफी इन 1970s। तो यहाँ पे जब इसके अंदर हमने ज्योग्राफी के अंदर 1960s के अंदर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जब लेके आए थे, कुछ लोग नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने कहा ज्योग्राफी को इतना स्टिक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे तीन स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल का। कि यानी कि रेडिकल वाले क्या मान रहे थे कि ज्योग्राफी को इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेडिकल वाले और
जो बिहेवियर वाले थे वो फोकस कर रहे थे कि हमें सभी रिलीजन को, सभी एथनिसिटी के लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को बनाना चाहिए। तो ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज मेड मोर रेलिवेंट टू सोशल पॉलिटिकल रियलिटी बाय द इमरजेंस ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि उन्होंने क्या फोकस किया, इन विचारधाराओं के मानव भूगोल, सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक जो है प्रासंगिक वो हो गए। कंसल्ट द बॉक्स बिलो द नॉन लिटिल बिट मोर अबाउट दीज स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि यहाँ पे जो है थोड़ी जानकारी के लिए नीचे बॉक्स के अवलोकन यहाँ पे दिया गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 1970s के बाद में, जब 1960s के अंदर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो, उसके बाद में कुछ लोग नाराज़ हो गए, तो यहाँ पे 3 स्कूलों का इमरजेंस हुआ, यानी कि आपस में वो उदय हुआ। एक तो ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियर स्कूल। इसके बाद में 1990s के बाद में पोस्ट मॉडर्नाइज्म इन दी ज्योग्राफी, यानी कि इसको बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर आधुनिकतावाद। ये क्या होता है? यानी कि वर्तमान में जो ज्योग्राफी की कंडीशन है उसको हम बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट को इतना सामान्य बना दिया गया कि मानव दशाओं की व्याख्या करने के लिए ये बेस्ट सब्जेक्ट हो। इसके अंदर बेसिक जो जितने भी लॉज होते हैं उसके जो है, जैसे जनरलाइजेशंस एंड द applicability of the universal theories to explain the human conditions were the questioned। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन उठते हैं वो उसको एकदम सिंपल कर दिया गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कंटेंट विद द ऑन राइट ऑफ एम्फेसाइज्ड, यानी कि अपने आप में प्रत्येक स्थानिक संदर्भ को समझने में महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया गया। यानी कि जितने भी रीजनल जो अप्रोचेज हैं, रीजनल जो जितने भी क्यूरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, उनको समझने के महत्व के ऊपर इसमें जोर दिया गया। तो ये जो है इस प्रकार से हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी का या फिर ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। स्टार्टिंग में पहले एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन हुआ, फिर रीजनल एनालिसिस हुई, क्षेत्रीय जो है विवरणात्मक हुआ, फिर एरियल डिफ्रेंशिएशन आया, क्षेत्रों के अंदर विभिन्नताएं देखी गई, फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन जो है डेवलपमेंट हुआ। इसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो है ज्योग्राफी के अंदर ऐड किया। फिर इससे नाराज कुछ लोगों ने यहाँ पे 3 स्कूलों को डेवलप किया, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियर। और प्रेजेंट में ज्योग्राफी ये है कि इसको एकदम सामान्य बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है हमारे ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो ज्योग्राफी जो है इन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, बिल्कुल ठीक बात है। स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म, ये जो है नॉट रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो है थर्ड जो है, ये मेरे को इसमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो ये जो है इसको डिस्क्राइब नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, सो दैट इज, इसके अंदर जो है यात्रियों का विवरण जो है, ट्रेवलर ऑफ अकाउंट्स और मैप्स भी आते हैं, सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, ये भी है। बट एंशिएंट इपिक्स जो हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाते। फोर्थ इसका सही हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटर रिलेशंस इंट्रैक्शंस बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट। सो इसके अंदर हम बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, पीपल्स परसेप्शंस एंड ह्यूमन ब्रदरहुड, तो इसके अंदर जो है बेसिकली प्रौद्योगिकी, तो ये जो है फैक्टर्स इंट्रैक्शंस बिटवीन द पीपल, इसके अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसके अंदर जो है इसकी अप्रोच कौन सी नहीं थी। तो इसके अंदर एरियल डिफ्रेंशिएशन भी था, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी था, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन भी हुआ, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन भी आया है। तो ये जो है इसके अंदर कौन सा नहीं था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसके अंदर देखो ये 3 चीज़ें हैं, अप्रोच थी, लेकिन क्वांटिटेटिव जो रिवोल्यूशन आया है वो किसका पार्ट था, वो किसका पार्ट है, आप कौन बताओगे? यहाँ कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप बताओ ये किसका पार्ट था। तो जो रिवोल्यूशन आया था वो स्थानिक संगठन का, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया साइड। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो है वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट था। ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को आप डिफाइन कर सकते हो, सब फील्ड लिख सकते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेज, ये आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हम ले रहे हैं सेकंड चैप्टर।